था और महत्वपूर्ण भी था। तो इससे रिलेटेड ही आज हमें पढ़ना है, तो आप ये समझ सके कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है। तो ये एक क्षेत्र विशेष का कानून है और एक ये किसी देश का निजी कानून भी है। तो हर देश का अलग अलग कानून है। इसकी क्षेत्र सीमा भी होती है कि ऐसा नहीं भारत में कोई चीज़ पेटेंट हो गई तो अमेरिका में कोई नहीं कर सकता, वो नहीं, वहाँ वो कर सकता है। ये निजी क्षेत्र है और इसकी एक सीमा भी होती है, आगे जब हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। तो जब दुनिया में बहस तेज हुई कि कैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा की जाए, तब संयुक्त राष्ट्र के एक अभिकरण विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसे याद रखना अति महत्वपूर्ण है, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WIPO कहते हैं, की स्थापना की गई। इस संगठन के प्रयासों से ही बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्व को प्रमुखता प्राप्त हुई है। इस आलेख में बौद्धिक संपदा अधिकार, उसके प्रकार, बौद्धिक संपदा के संदर्भ में भारत का नजरिया और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन पर विमर्श करने का प्रयास हम यहाँ करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो यहाँ आप देखें कि क्या है बौद्धिक संपदा अधिकार। सबसे पहले डेफिनेशन या डिफाइन किया जाए इसे, कि व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। वस्तुतः ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन, जैसे साहित्यिक कृति की रचना, शोध, आविष्कार आदि करता है, तो सर्वप्रथम उस पर उसी व्यक्ति का अनन्य अधिकार होना चाहिए। चूंकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिए ही दिया जाता है, अतः इसे बौद्धिक संपदा अधिकार की संज्ञा दी जाती है। तो ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी चीज का सृजन करेगा तो उस पर प्रथम अधिकार उसी व्यक्ति का होना चाहिए, ये नैतिकता होती है। आगे आप देखें, बौद्धिक संपदा अधिकार से अभिप्राय क्या है। तो नैतिक और वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान बौद्धिक सृजन, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाने का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। यहाँ पे साफ ये बोल रहे हैं कि नैतिक और वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान बौद्धिक सृजन को बौद्धिक संपदा में गिना जाएगा। तो बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाने का यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि अमुक मीन्स, यहाँ कोई भी व्यक्ति को आप ले सकते हो, जैसे मैं हूँ, कि मेरा बौद्धिक सृजन पर केवल और केवल उसके सृजनकर्ता का सदा सर्वदा के लिए अधिकार हो जाएगा। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित समय अवधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनजर दिए जाते हैं। मीन 100 साल पहले किसी ने आविष्कार किया हो, अपग्रेड करके या थोड़ा परिवर्तन करके कोई नई कर देगा, नया आविष्कार करे उस चीज से रिलेटेड, तो उसे मान्यता मिलेगी, उस पर बौद्धिक अधिकार प्रयोग नहीं किए जा सकते। बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाने का मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना। बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्षेत्र व्यापक होने के कारण यह आवश्यक समझा गया है कि क्षेत्र विशेष के लिए उसके संगत अधिकारों एवं संबद्ध नियमों आदि की व्यवस्था की जाए। तो ये होता है आपका बौद्धिक संपदा से अभिप्राय। आगे देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये कई बार पूछा गया है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है क्या। जिसे यहाँ देखिए मैंने उसका एक लोगो भी, ऑफिशियल लोगो लगा के रखा है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुराने अभिकरणों में से एक है। इसका गठन वर्ष 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये प्री में पूछा जा सकता है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यह किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है। वर्तमान में 193 देश इस संगठन के सदस्य हैं और भारत 1975 में इस संगठन का सदस्य बना था। तो ये महत्वपूर्ण है और इसकी एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखें और उसका प्रयोग करें। आगे आप देखें,
कि बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार, जिसमें एक आता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट अधिकार के अंतर्गत किताबें, चित्रकार, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्रांकन को सम्मिलित किया जाता है। कॉपीराइट के अंतर्गत दो प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। पहला, आर्थिक अधिकार। इसके तहत व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी कृति का उपयोग करने के बदले वित्तीय पारितोषिक दिया जाता है। मान के मैंने चलिए कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ, यहाँ ये वीडियो मैंने बनाई है और कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे मेरे चैनल पे आपकी इस वीडियो को पब्लिश करना है। तो क्योंकि मेरा कॉपीराइट बना हुआ है इस पे, तो यदि वो व्यक्ति मेरे डेटा को लेने की कोशिश करेगा या मेरे वीडियो को चुरा के चलाने की कोशिश करेगा तो यूट्यूब उस पर कॉपीराइट डाल देगा। तो इससे बचने के लिए वो मेरी परमिशन लेगा, मैं उसे परमिशन दूंगा, वो जो करेगा मेरी परमिशन से करेगा। तो ये हो गया आर्थिक अधिकार। दूसरा, नैतिक अधिकार। इसके तहत लेखक, रचनाकार के गैर आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के मुख्य कॉपीराइट होते हैं कि एक कंपनी का प्रोडक्ट यदि दूसरा कंपनी यूज कर रहा है, उसी नाम से वो प्रयोग कर रहा है, तो जो भी कमाई होगी दूसरी कंपनी को, वो उसके निर्माणकर्ता को जो भी परसेंट होगा वो देगा। ये होता है कॉपीराइट। इसके बाद आती है कॉपी लेफ्ट एक प्रकार से। तो इसके अंतर्गत कृतित्व की पुनः रचना करने, उसे अपनाने या वितरित करने की अनुमति दी जाती है तथा इस कार्य के लिए लेखक, रचनाकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। मतलब कोई कृति बनी, आज से मान के चलिए 200 साल पहले कोई मूवी बनी मुगले आजम। अब मुगले आजम को हमें रंगीन बनाना है, नाम भी वही रखना है, स्टोरी वही रखना है, ग्राफिक्स वही रखने हैं, तो क्या करें? तो इसके लिए जो फर्स्ट मुगल आजम जिसने बनाई होगी उसे हम पैसे देंगे, उन्हें पैसे दे के उनसे हम अधिकार लेंगे कि हम आपकी जो रचना है पुनः निर्मित कर सकते हैं कि नहीं। वो हमें जो भी वो उनकी फीस रहेगी वो लेंगे और उसके बाद वो हमें परमिशन देंगे, तब हम उस पर वो चीज़ या पुनर्निर्माण किसी चीज़ का कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा उदाहरण रहा जो कॉपी लेफ्ट कहते हैं। इसी प्रकार कॉपी राइट होता है। ये दोनों में फ़र्क है, ये अंतर रखना कि कॉपीराइट व्यक्ति के रहते रहते और तुरंत में भी यदि किसी को प्रयोग करना है तो आर्थिक अधिकार ले सकता है वो, और नैतिक अधिकार में इसके तहत लेखक या रचनाकार के गैर आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाता है। लेकिन कॉपी लेफ्ट में क्या है कि यदि पुनः उस चीज़ की रचना करनी है तो जो पहली कृति जिसने बनाई होगी, पहली रचना जिसने की होगी, जो उसका निर्माता होगा, उस लेखक या रचनाकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है उसका। जिसे हम कहते हैं कि भाई हमें आपकी ब्रांच खोलनी है, तो ब्रांच खोलनी है तो जिसने ऑनर होगा, जो फाउंडर होगा, भाई उससे परमिशन लेंगे, उसकी फीस देंगे, फिर वो हमें ब्रांच खोलने की अनुमति देगा। तो ये आर्थिक अधिकार कॉपीराइट हो गया। और कॉपी लेफ्ट में यदि हमें पुनः निर्माण करना है उस चीज़ का जो कभी हुई थी, तो हम उस लेखक या रचनाकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त करेंगे। चलिए आगे करते हैं। पेटेंट, बार बार हम सुनते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ये पेटेंट कर लिया, इस देश ने ये पेटेंट कर लिया, हम हमारी ज़मीन पे कुछ चीज़ को उगाएंगे लेकिन जाएगी वो दूसरे देश, उन्होंने पेटेंट करके रखा है। तो ये पेटेंट होता क्या है, उस चीज़ को आज हमें यहाँ क्लियर करना है। तो देखते हैं हम कि पेटेंट क्या है। तो जब कोई आविष्कार होता है तब आविष्कारकर्ता उसके लिए दिया जाने वाला अनन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है। एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेंट दर्ज की तिथि से 20 वर्ष के लिए होती है। मान के चलिए किसी ने कोई आविष्कार किया तो 20 साल तक कोई यदि वही आविष्कार करता है तो उसे पैसे देने पड़ेंगे जिसने आविष्कार किया था उसे। दूसरा, और कोई 20 वर्ष तक नाम नहीं ले सकता उसके आविष्कार का, ना उसमें परिवर्तन कर सकता, और इसकी अवधि कब तक रहेगी? 20 वर्ष तक। आविष्कार पूरे विश्व में कहीं भी सार्वजनिक ना हो। आविष्कार ऐसा हो जो पहले से ही उपलब्ध किसी उत्पाद या प्रक्रिया में प्रगति को इंगित ना कर रहा हो, तथा वह आविष्कार व्यवहारिक अनुप्रयोगों के योग्य होना चाहिए। ये सभी मानदंड पेटेंट कराने हेतु आवश्यक है कि पहले से ऐसा ना हो किसी ने कुछ बना दिया, थोड़ा बहुत आपने चेंजेस किया और आपने उसे दे दिया, ये अलग है। मान के चलिए यदि किसी ने स्टीम इंजन बनाया, किसी ने डीजल इंजन बनाया, किसी ने इलेक्ट्रिक इंजन बनाया, तो तीनों में बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ तीनों का अलग अलग आविष्कार कहलाएगा जो मानव हित में रहेगा,
लोक कल्याणकारी रहेगा, तो उस चीज के लिए पेटेंट दिया जा सकता है। ऐसे आविष्कार जो आक्रामक, अनैतिक, असामाजिक, छवि को उकसाते हों या नुकसान पहुंचाते हों, ऐसे आविष्कार जो मानव या जीव जंतुओं में रोगों के लक्षण जानने के लिए प्रयुक्त होते हों, को पेटेंट का दर्जा नहीं मिलेगा। तो हम समझ सकते हैं कोई परमाणु हुआ, कोई कुछ बम हुआ, ठीक है, कोई ऐसे आविष्कार हुए जो अनैतिक हैं, असामाजिक हैं, असामाजिकता को बढ़ावा देते हैं, मानव या जीव जंतुओं में रोगों के लक्षण को जानने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, या हम बोलते हैं कि टेस्ट करना है, किसी मंकी पे टेस्ट करना है, तो ऐसे आविष्कारों को हम क्या करेंगे, पेटेंट का दर्जा नहीं दे सकते। तो हम साधारण शब्दों में माने तो जब कोई आविष्कार होता है तब आविष्कारकर्ता को उसके लिए दिए जाने वाला अनन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रेडमार्क, आप देखते हैं ना, कोई भी सामान खरीदने मटेरियल बाजार में जाते हैं तो ट्रेडमार्क चेक करते हैं कि ये बेचने योग्य है या नहीं। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क की बात हम करते हैं कि ट्रेडमार्क क्या है। एक ऐसा चिन्ह जिससे किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से पृथक किया जा सके, ट्रेडमार्क कहलाता है। ट्रेडमार्क एक शब्द या शब्दों के समूह, अक्षरों या संख्याओं के समूह के रूप में हो सकता है। यह चित्र, चिन्ह, त्रिविमीय चिन्ह जैसे संगीतमय ध्वनि या विशिष्ट प्रकार के रंग रूप में हो सकता है। यह ट्रेडमार्क हम मान सकते हैं, जिसे हम लोगो बोलते हैं। जैसे मैंने अपने चैनल का एक लोगो बनाया है जिसमें भगवान राम को रखा है, मैंने कुछ फॉन्ट डाले हैं, कुछ डिज़ाइन डाले हैं, और स्टडी विद आलोक व्यास सर पेपरिया वाले इसमें लिखा हुआ है। तो ये एक प्रकार से मेरा ट्रेड हो गया। तो अब इस चिन्ह का प्रयोग कोई नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसे ट्रेड करवा के रखा है, इसके लिए मैंने फीस दी, रजिस्टर्ड करवाया, तो ये हो जाता है ट्रेडमार्क। तो एक ऐसा चिन्ह जिससे किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से पृथक किया जा सके, ट्रेडमार्क कहलाता है। क्योंकि किसी भी कंपनी, किसी भी प्रोडक्ट की पहली पहचान क्या होती है, उसका चिन्ह। तो ये जो लोगो होगा ये ट्रेडमार्क कहलाता है, जो हमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है। तो वो होता है, ठीक है, कि एक ऐसा चिन्ह जिससे किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से पृथक किया जा सके, ट्रेडमार्क कहलाता है, ठीक है। आगे करते हैं। औद्योगिक डिजाइन, है ना, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है। तो भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 के अनुसार डिजाइन से अभिप्राय है आकार, अनुक्रम, विन्यास, प्रारूप या अलंकरण, रेखाओं या वर्णों का संगठन जिसे किसी ऐसी वस्तु पर प्रयुक्त किया जाए जो या तो द्वितीय रूप में या त्रिविमीय रूप में अथवा दोनों में हो, उसे हम कहते हैं औद्योगिक डिजाइन, मीन्स इंडस्ट्रियल लोगो। तो ये हो गया औद्योगिक डिजाइन कि भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 के अनुसार डिजाइन से अभिप्राय है आकार, अनुक्रम, विन्यास, प्रारूप या अलंकरण, रेखाओं या वर्णों का संगठन जिसे किसी ऐसी वस्तु पर प्रयुक्त किया जाए जो या तो 2D है या 3D है अथवा दोनों है, ठीक है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है भौगोलिक संकेतक, आ भी चुका है कि ज्योग्राफिकल इंडेक्शन या इंडिकेटर क्या होता है, कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या होता है, जिसे आप भौगोलिक संकेतक कहते हैं, कि किसी क्षेत्र विशेष में ही कोई चीज मिल रही है उसे उसका भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। भौगोलिक संकेतक से अभिप्राय उत्पादों पर प्रयुक्त चिन्ह से है। इन उत्पादों को विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान होता है। तो हम देखें कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कि ऐसा कोई प्रोडक्ट या कोई अनाज जो किसी एक क्षेत्र विशेष में ही मिलता है, उसे क्या मिलते हैं, उसे क्या देते हैं, उस वस्तु या उत्पाद को हम जीआई टैग प्रदान कर देते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। तो यहाँ इंडिकेशन में देखें कि भौगोलिक संकेतक से अभिप्राय उत्पादों पर प्रयुक्त चिन्ह से है। इन उत्पादों का विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान होता है और उस मूल स्थान से संबद्ध होने के कारण ही इनमें विशिष्ट गुणवत्ता भी पाई जाती है। विभिन्न कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, मदिरा पेय, हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जाता है। जैसे तिरुपति के लड्डू, कश्मीरी केसर, कश्मीरी पश्मीना,
भौगोलिक संकेतक के कुछ उदाहरण हैं। अभी हम रिसेंटली देखे हैं तो अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी है, उस हनुमानगढ़ी के जो लड्डू हैं उन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा ग्वालियर शिल्प को दिया गया है, चंदेरी सिल्क को दिया गया है, महेश्वर साड़ियों को दिया गया है जीआई टैग, विदिशा के चेन्नई को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आम को जीआई टैग दिया गया है। कई सारे आप देखेंगे जीआई टैग दिया है, कड़कनाथ मुर्गे को दिया गया है जीआई टैग। तो यहाँ इसके बाद गौड़ पेंटिंग को दिया गया है जीआई टैग। तो कई सारे जीआई टैग हमें देखते हैं कि एक क्षेत्र विशेष में ही वो विशेषताएं पाई जाती हैं, वो उत्पाद पाए जाते हैं जो विश्व में दूसरे स्थान पर नहीं पाए जाते, तो वो उत्पाद उस क्षेत्र की पहचान बन जाते हैं। तो उन्हें हम जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेटर से इंडेक्शन कहते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ आप देखें नेक्स्ट, इसमें भौगोलिक संकेतक के रूप में थोड़ा विवरण आप देखें कि भारत में वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 बनाया गया है। यह अधिनियम वर्ष 2003 से लागू हुआ है। इस अधिनियम के आधार पर भौगोलिक संकेतक टैग यह सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत उपयोगकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस प्रचलित उत्पाद के नाम का उपयोग नहीं कर सकता। वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई उस्ताद योजना के माध्यम से शिल्पकारों के परंपरागत कौशल का उन्नयन किया जाएगा। उदाहरण के लिए बनारसी साड़ी एक भौगोलिक संकेतक है, अतः उस्ताद योजना से जुड़े बनारसी साड़ी के शिल्पकारों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की अपेक्षा इससे की जा सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि जीआई टैग को बढ़ावा और किससे मिल रहा है? उस्ताद योजना से। तो वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा यह प्रारंभ की गई उस्ताद योजना है, इसके माध्यम से शिल्पकारों के परंपरागत कौशल का उन्नयन किया जाएगा। उदाहरण के लिए बनारसी साड़ी एक भौगोलिक संकेतक है, अतः उस्ताद योजना से जुड़े बनारसी साड़ी के शिल्पकारों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की यहाँ पे हम अपेक्षा कर सकते हैं। यहाँ हमने देखा है कि भारत सरकार भी इसके प्रति जागरूक है। बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता कार्यक्रम ये कब हुआ? तो अभी हमारा जो चला था 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसमें रचनात्मक भारत अभिनव भारत का संकल्प लिया गया और यह कार्यालय महानियंत्रक एकस्व अभिकल्प एवं व्यापार चिन्ह के लिए बात की जा रही है और इसके लिए भारत सरकार द्वारा भी कई कदम उठाए गए हैं। उनमें से एक ये उस्ताद योजना भी थी। तो रचनात्मक भारत और अभिनव भारत पहल चलाई गई 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में। ठीक है, आगे हम करते हैं। भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की खामियां। यहां आप देखें, भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की खामियां यदि हम यहां देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ कमियां हमारे यहाँ भी हैं। जैसे सामान्यतः बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अमेरिका व्यापार में अपेक्षित प्रगति ना हो पाने का जिम्मेदार भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था में व्याप्त खामियां हैं। हालांकि इस बात में पर्याप्त सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी इसी बहाने हमारे पास भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था को देखने का उपयुक्त मौका है। ग्रामीण इलाकों में किसानों के पास पर्याप्त सूचना की कमी के चलते उन्हें यह पता नहीं चल पाता है कि कौन सा किस्म पेटेंट के तहत आता है और कौन सा नहीं। ऐसे में अक्सर किसानों और कारपोरेट्स के बीच टकराव देखने को मिलता है। भारत में पेटेंट करवाना जटिल कार्य है। हमारे पेटेंट कार्यालयों के पास शोध से जुड़ी सूचनाओं की कमी रहती है। मीन्स आपने कुछ चीज की, आपने किसी चीज का आविष्कार किया और आपने कहा मुझे इस पे पेटेंट करवाना है, तो हमारे कार्यालयों के पास पर्याप्त डाटा ये नहीं है कि ऐसा ना हो कि किसी ने 2 महीने पहले उसको पेटेंट करवा चुका हो। तो यहाँ ये प्रॉब्लम्स आती हैं। एक मोटी फीस भी होती है, कई सारे डॉक्यूमेंटेशन भी होते हैं। तो इन चीज़ों की, इन व्यवस्थाओं को सुधारना भी हमारे देश में बाकी है। आगे देखें, किसी शोध का पेटेंट मंजूर करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है कि वह शोध पहले से मौजूद उसी तरह के शोध से बेहतर है या नहीं।
इस लिहाज से निर्धारित समय पर पेटेंट मंजूर करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जो मैंने अभी किया कि पहले से ही तो कोई उस चीज़ की खोज नहीं कर चुका या पेटेंट नहीं ले चुका और हम आपको भी दे दें, तो ये गलत होगा। इसका निर्णय लेने के लिए पूरा शोध करना पड़ता है, सर्च करनी पड़ती है, उसके पश्चात ही किसी चीज़ का पेटेंट किया जा सकता है। मौजूदा वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अब मशीनें भी इंसानों की तरह सोचने लगी हैं। ऐसे में अगर हम बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने का आधार कला या तकनीकी कौशल को मानते हैं, तो आने वाले वक्त में ये मशीनें ही अपने नाम पर पेटेंट करवाएंगी। ये बिल्कुल है भाई, आप किसी ऑपरेशन करोगे या एक मशीन कोई ऑपरेशन करेगी, तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी उस मशीन की आएगी। दूसरा, आप एक पेंटिंग बनाएंगे और एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पे बेस्ड एक रोबोट वही पेंटिंग बनाएगा, तो ये स्वाभाविक है कि मशीन और अच्छा कार्य करेगी। तो इस स्थिति में तो वो मशीन जो है आपसे आगे है बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए, वो ज़्यादा एलिजिबल है, तो आपसे पहले तो वो पेटेंट ले सकती है। तो ये भी एक चुनौती है। शोध को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्रों को आकर्षित न कर पाना भी एक बड़ी चुनौती है कि हमारे यहाँ जो प्रतिभाशाली लोग हैं, निजी क्षेत्र के उद्योग, कारपोरेट कंपनियां, उनको बढ़ावा दें, उनको फाइनेंस करें, तब तो वो कुछ कार्य कर पाएंगे। बड़ी बड़ी लैबों को स्थापित किया जाए जैसे यूरोप में है, जिससे हमारे देश में भी नए नए आविष्कार किए जा सकें। आगे देखें, बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु किए गए सरकार के प्रयास। अब इन चुनौतियों के सामने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं, जो देखते हैं हम। तो यहाँ सबसे पहले आप देखें बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु किए गए भारत सरकार के प्रयास। फर्स्ट, इसमें पेटेंट अधिनियम 1970 और पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1911 में भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम बनाया गया था। पुनः स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1970 में पेटेंट अधिनियम बना और इसे वर्ष 1972 से लागू किया गया। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले कब सर्वप्रथम भारत में 1911 में भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम बनाया गया था। पुनः स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1970 में पेटेंट अधिनियम बना और इसे वर्ष 1972 से लागू किया गया। तो सबसे पहले 1911 में बना, पुनः फिर 1970 में बना और इसे 1972 में हम देखते हैं लागू किया गया। इस अधिनियम में पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 और पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा संशोधन भी किए गए। इस संशोधन के अनुसार प्रोडक्ट पेटेंट का विस्तार तकनीक के सभी क्षेत्रों तक किया गया। उदाहरण स्वरूप हम देखें तो खाद्य पदार्थ, दवा निर्माण सामग्री आदि के क्षेत्र में इसे विस्तृत किया गया। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, इसमें क्या किया गया, तो भारत में ट्रेडमार्क के लिए ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बनाया गया। ट्रेडमार्क एक्ट में शब्द चिन्ह, ध्वनि, रंग, वस्तु का आकार इत्यादि इन सभी को सम्मिलित किया गया था। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए भी हमारे देश भारत में कई सारे संशोधन किए गए हैं, जो हम देख सकते हैं 1911 में हुआ, 1970 और 72 में हुआ। फिर उसके पश्चात ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 बना और ट्रेडमार्क में कई सारी विशेषताओं को समाहित किया गया। ठीक है, इसी दिशा में मैंने बोला था कि नवीनता और रचनात्मकता के पर्याय के लिए भारत सरकार द्वारा और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस भी की घोषणा की गई थी। आगे हम देखते हैं, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, भारत में ट्रेडमार्क के लिए ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बनाया गया। ट्रेडमार्क एक्ट में शब्द, चिन्ह, ध्वनि, रंग, वस्तु का आकार इत्यादि शामिल किया जाता है। कॉपीराइट अधिनियम 1957, वर्ष 1957 में कॉपीराइट अधिनियम बनाकर बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए इसे कानून को देश भर में लागू किया गया है। वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक, पंजीकरण और संरक्षण और अधिनियम 1999 बनाया गया। यह कानून सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी उस प्रचलित उत्पाद के नाम का उपयोग ना करे। डिजाइन अधिनियम 2000 सभी प्रकार की औद्योगिक डिजाइन को संरक्षण प्रदान करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ट्रेडमार्क के लिए अधिनियम बना, हमारे यहाँ पेटेंट के लिए बना, कॉपीराइट के लिए 1957 में अधिनियम बना।
जीआई के लिए मीन्स जोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, भौगोलिक संकेतक के लिए 1999 में अधिनियम बना, और औद्योगिक डिजाइन अधिनियम हमारे पास 2000 में बन के तैयार हुआ। मतलब हमारी सरकार या हमारे देश की गवर्नमेंट निरंतर बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण की दिशा में कार्यरत है, और ये एक तारीफ की बात है, तो हमें इसे याद रखना है। आगे देखें, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016, ये महत्वपूर्ण आएगी। तो 12 मई 2016 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी दी थी। इस अधिकार नीति के जरिए भारत में बौद्धिक संपदा के संरक्षण को और भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस नीति के तहत 7 लक्ष्य निर्धारित भी किए गए हैं, जैसे समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा देना, मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना ताकि संपदा के हकदार और लोक हित के बीच संतुलन कायम हो सके, सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाना, व्यवसायीकरण के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्य निर्धारण करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघनों का मुकाबला करने के लिए प्रवर्तन और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करना, कि कोई यदि उल्लंघन करता है तो न्यायिक व्यवस्था भी मजबूत की जाए, मानव संसाधनों संस्थाओं की शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाना और बौद्धिक संपदा अधिकारों में कौशल निर्माण करना। तो ये जो थी हमारी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति थी, जिसमें कई सारी चीज़ों को शामिल किया गया है, जैसे सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना, आर्थिक सामाजिक वर्गों को जागरूक करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों का सृजन करना, उन्हें बढ़ाना, उन्हें शक्तिशाली बनाना, इसके लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए प्रवर्तन करना और न्यायिक व्यवस्था स्थापित करना। इसके अतिरिक्त मानव संसाधनों संस्थाओं की शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाना और बौद्धिक संपदा अधिकारों में कौशल निर्माण करना। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। आगे देखें, बौद्धिक संपदा के संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, कि कब किस देश में कौन सी समिट हुई और किन चीज़ों को उसमें शामिल कर लिया गया है। जब हम देखें तो IPR इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कौन कौन से हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ये देखते हैं। तो औद्योगिक संपदा के संरक्षण से जुड़ा पेरिस कन्वेंशन 1883 में हुआ। इसमें ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, आविष्कार के पेटेंट को शामिल किया गया था। 1883 पेरिस। इसके बाद साहित्य और कलात्मक कामों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन हुआ 1886 में। इसमें उपन्यास, लघु कथाओं, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला और वास्तुशिल्प शामिल किया गया। मराकस संधि 2013। इस संधि के मुताबिक किसी भी किताब को ब्रेल लिपि में छापे जाने पर इसे बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। नहीं लिखा है, देखिए ना, नहीं माना जाएगा। इस संधि को अपनाने वाला भारत पहला देश है। मतलब कोई भी यदि किताब है जो विश्व में कहीं भी लिखी गई हो, यदि ब्रेल लिपि में उससे छापा जाता है तो किसी भी प्रकार के बौद्धिक अधिकार संपदा या बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, और इस संधि को अपनाने वाला भारत पहला देश बना। तो हम देखते हैं 3 महत्वपूर्ण कन्वेंशन हुई। 1883 में पेरिस कन्वेंशन, जिसमें ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और आविष्कार के पेटेंट को शामिल किया गया। 1886 में बर्न कन्वेंशन, इसमें उपन्यास, लघु कथाओं, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राइविंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, वास्तुकला को शामिल किया गया। इसके अलावा आप देखें तो मराकस संधि 2013, इस संधि के मुताबिक किसी भी किताब को ब्रेल लिपि में छापे जाने पर इसे बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस संधि को अपनाने वाला भारत पहला देश बना। चलिए ये फैक्ट याद करिएगा, मराकस संधि वाला। नेक्स्ट देखें,
बौद्धिक अधिकार के संरक्षण में भारत की वर्तमान स्थिति बौद्धिक अधिकारों के संरक्षण में किस प्रकार की है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत 38.86% के स्कोर के साथ 53 देशों की सूची में 40वें स्थान पे है। तो यहाँ हमें देखना है कौन से स्थान 40वें स्थान पर रहा है, जबकि वर्ष 2019 में 50 देशों की सूची में 36वें स्थान पर था। तो अभी 53 देशों की सूची में 40वें स्थान पे 2020 में आया था। करंट की अब रैंकिंग आप देख लेना जो भी हो। सूचकांक में शामिल 2 नए देशों ग्रीस और डोमिनियन गणराज्य का स्कोर भारत से अच्छा है। गौरतलब है कि फिलीपींस और यूक्रेन जैसे देश भी भारत से आगे हैं। हालांकि धीमी गति से ही सही, भारत द्वारा किसी भी देश की तुलना में अपनी रैंकिंग में समग्र वृद्धि दर्ज की गई है। तो हमें और अभी बढ़ना है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक के मामले में। तो भारत अभी 40वें स्थान पे है और अभी और आगे हमें बढ़ते जाना है। आगे देखें, भारत में इसका भविष्य कैसा है, मीन्स बौद्धिक अधिकार संपदा संरक्षण का और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण का भविष्य कैसा है इनका, ये देखते हैं। तो भारत की इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए भारत को अपने समग्र बौद्धिक संपदा ढांचे में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की दिशा में अभी और काम करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, मजबूत बौद्धिक संपदा मानकों को लगातार लागू करने के लिए गंभीर कदम उठाए जाने की भी जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ की औद्योगिक विकास संस्था ने अपने एक अध्ययन के द्वारा यह प्रमाणित भी किया है कि जिन देशों की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं है, वहां आर्थिक विकास तेजी से नहीं हुआ है, और जिन देशों की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था सुव्यवस्थित है, वहां आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। अतः यहाँ सुधार की नितांत आवश्यकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भारत में समग्र बौद्धिक संपदा के विकास की अति आवश्यकता है अभी। तो भारत की इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए भारत को अपने समग्र बौद्धिक संपदा ढांचे में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की दिशा में अभी और भी काम करने की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, मजबूत औद्योगिक संपदा मानकों को लगातार लागू करने के लिए गंभीर कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की औद्योगिक विकास संस्था ने यह कहा है कि जिन देशों की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था सुव्यवस्थित है, वहां विकास, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। अतः भारत में भी यहाँ और सुधार करने की नितांत आवश्यकता है। तो जब हम सुधार करेंगे तो हमारे क्षेत्र भी, हमारी भारत सरकार लक्ष्य साधे हुए है और किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए या बौद्धिक संपदा के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो देखें, कृषि क्षेत्र में बौद्धिक संपदा का विकास हो रहा है, वहाँ नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, नए नए कृषि उद्यानों का विकास किया जा रहा है, नई नई कृषि पद्धतियों का विकास किया जा रहा है, नई नई कृषि की किस्मों का विकास किया जा रहा है, नए नए बीजों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये एक प्रकार का हमारा बौद्धिक संपदा का विकास ही है। इसके अलावा खाद्य सामग्रियों का विकास किया जा रहा है, हस्तशिल्प का विकास किया जा रहा है, हस्तशिल्पों का निर्माण किया जा रहा है, प्राकृतिक खेती की तरफ या प्राकृतिक की तरफ और रुझाव हमारा बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ हमारी सरकार इस क्षेत्र में लगातार कार्य प्रयासरत है। आगे देखें, तो यहाँ हमारी वीडियो हम देखते हैं कि आज हमने ये जो पोर्शन आप लोगों ने पूरा किया मेरे साथ, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग भी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के। तो यूपीएससी में आपको मिलेगा बौद्धिक अधिकार संपदा। तो बौद्धिक संपदा अधिकार मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों खास है, तो क्यों मैंने यहाँ आपको ये पढ़ाए हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि बौद्धिक संपदा अधिकार होता क्या है, इसका आशय क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है, बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार क्या होते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन क्या है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का स्थापना कब हुई, भारत इसमें कब शामिल हुआ, बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार क्या हैं, जैसे कॉपीराइट हुए, कॉपीराइट के 2 प्रकार हुए, कॉपी लेफ्ट हुआ,
इसके अलावा पेटेंट क्या होते हैं, पेटेंट पर कब अधिकार प्राप्त हुए, पेटेंट में क्या शामिल किया जाता है, क्या शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा ट्रेडमार्क क्या होता है, जिसे हम लोगो बोलते हैं, वो क्या होता है, भारत सरकार ने इस दिशा में क्या किया है, और ट्रेडमार्क से हम किस प्रकार किसी वस्तु की पहचान करते हैं, यहाँ हमने देखा। इसके बाद औद्योगिक डिज़ाइन क्या है, औद्योगिक डिज़ाइन के लोगो क्या हैं। किसी भी आप जब कोई मोटर बनाते हैं तो सुजुकी की कंपनी की गाड़ी का एक मॉडल है, निश्चित है, तो होंडा या हुंडई उस प्रकार की गाड़ी तुरंत नहीं बना सकती, बिल्कुल कॉपी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने वो मॉडल और डिज़ाइन पेटेंट करके रखा है। इसी प्रकार BMW है, मर्सिडीज़ है, सबके अपने अपने मॉडल हैं, अपने अपने डिज़ाइन हैं, जो उन्होंने क्या करवा के रखे हैं, पेटेंट करवा के रखे हैं, जो उनके डिज़ाइन है। तो इन्हें कहते हैं औद्योगिक डिज़ाइन की। कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी गाड़ी का, किसी भी उनकी कंपनियों के सामान का जो यूनिक डिज़ाइन है वो कोई दूसरा चुरा ना ले, इसीलिए औद्योगिक डिज़ाइन अधिनियम 2000 चलाया गया। इसके अलावा भौगोलिक संकेतक मैंने बताया, किसी क्षेत्र की, किसी देश की, किसी गांव की, किसी जाति की कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा निर्माण, कोई ऐसा खाद्यान्न, कोई ऐसा पहनावा, चाहे वो संगीत हो, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे संपदा हो, जो दूसरे स्थानों पर नहीं पाई जाती, उस क्षेत्र की विशेषता बन जाती है और उसे उस क्षेत्र की विशेषता मान ली जाती है और उसे भौगोलिक संकेतक प्रदान कर दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडेक्शन या इंडिकेटर प्रदान किया जाता है, उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर प्रदान कर दिया जाता है। आगे हमने देखें, भारत में अधिनियम पढ़े कि कौन कौन से अधिनियम दिए गए हैं और बनाए गए हैं बौद्धिक संपदा अधिकार में जागरूकता लाने के लिए, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए। और भारत ने कौन सी यहाँ पहल की है, आपने ये भी देखा, रचनात्मक भारत, अभिनव भारत, ये पहल भी यहाँ की गई है। इसके अलावा आप देखें, भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की खामियां आपने देखा कि हमें हमारे भारत में बौद्धिक संपदा के लिए क्या क्या समस्याएं हैं जो आ रही हैं, उनका निदान किस प्रकार किया जा सकता है, इस विषय में दृष्टिगोचर करना आवश्यक है। और ये एक मेंस का एक क्वेश्चन बनता है जिसे आपको करना पड़ेगा। आगे देखें तो किस प्रकार पेटेंट होगा, किस प्रकार पेटेंट किया जा सकता है, ये चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। फिर हमने लास्ट में यहाँ देखा कि बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु किए गए सरकार के प्रयास कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से अधिनियम कब कब सरकार ने बनाए और बनाती जा रही है और क्या क्या कार्य करती जा रही है इस दिशा में। आगे हमने लास्ट में ट्रेडमार्क अधिनियम देखा, कॉपीराइट अधिनियम देखा, ठीक है, औद्योगिक डिज़ाइन अधिनियम देखा, इनके बारे में हमने यहाँ पे जाना। इसके पश्चात आपने देखा कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति जो वर्तमान समय में चल रही है वो क्या क्या है और उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है और कौन कौन से 7 लक्ष्य रखे गए हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ बनती है आपके विषय की, यूपीएससी की करंट से रिलेटेड भी हो जाती है और आपकी ये तो इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ आई। इसके अलावा मैंने बौद्धिक संपदा के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम भी बताए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया। तो 1883 में मैंने बताया ट्रेडमार्क को, औद्योगिक डिज़ाइन को, मॉडल्स को, आविष्कार को पेटेंट करने में शामिल किया गया। 1886 में वर्ण कन्वेंशन में उपन्यास, ड्राइंग, नाटक, संगीत, मूर्तिकला, वस्तुकला, शिल्पकला, इनको शामिल किया गया। और 2013 मारेकस संधि में ये बात कही गई कि किसी भी किताब की ब्रेल लिपि में उसे छापा जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का बौद्धिक संपदा के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत इसका पहला देश बना है सदस्य, इस संधि को अपनाने वाला भारत पहला देश बना है। तो यहाँ ये खास हो जाती है चीज़। इसके बाद मैंने आपको बताया भारत की स्थिति बौद्धिक अधिकार के संरक्षण में, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण में भारत की स्थिति क्या है। तो बौद्धिक अधिकार या बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण में भारत की जो स्थिति है वो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने बताया कौन सी है, 2020 में 40वीं थी, जो चिंताजनक है। तो हमें इसे लगातार रैंक को हमारी सुधारना है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं जो हमें याद रखने हैं। तो भारत में इसका भविष्य क्या है, भविष्य में इसकी चुनौतियां क्या हैं, तो ये भी मैंने आपको आगे बताया कि किस प्रकार की चुनौतियां हैं कि भारत में इसकी विकास के लिए कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं। पुरानी जो नीतियां चल रही हैं उनमें हमें कई सारे मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है।
इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के कई सारे विकास कार्यक्रम चल रहे हैं जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा या विश्व बौद्धिक संपदा के विकास के लिए चलाए जा रहे हैं, उनमें हमें कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना है। इसके अलावा हमें बताना है कि हमारे बौद्धिक संपदा का विकास किस स्तर पर हो चुका है। इसके लिए हमें आगे भी इस क्षेत्र में कृषि, खाद्य सामग्री, हस्तशिल्प, निर्माण, प्राकृतिक संपदा, इनके संरक्षण के क्षेत्र में लगातार कार्य करने हैं। तो भारत में इसका भविष्य भी काफ़ी उज्जवल है। कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनका समाधान है, वो हमें इस सेक्शन में करना है। तो धन्यवाद। आज की ये वीडियो समाप्त होती है। कल कोई नए टॉपिक के साथ, यूपीएससी के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद आलोक व्यास सर चैनल पिपरिया वाले में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी और यूपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको जानना बहुत आवश्यक है यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड होने के कारण। और ये यूपीएससी के द्वारा कई बार प्री में और मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को पूछा गया है कि आखिर बौद्धिक संपदा अधिकार होते क्या हैं और ये क्यों आवश्यक है। तो आज चलिए हम उस पर डिस्कस करते हैं और आखिर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या। तो बौद्धिक संपदा अधिकार, आपने देखा होगा